गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और आप मेरे संग पढ़ रहे हैं इतिहास की पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय। और आपने मुझे सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लाइक भी करते हैं, उससे मुझे और एनर्जी मिलती है और अच्छा काम करने की। तो आज भी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना तो मत भूलिए। आज हम अध्याय 2 में भाग 2 में एक महत्वपूर्ण विषय को ले रहे हैं और ये टॉपिक रहेगा कि मेसोपोटामिया के जो प्रसिद्ध नगर थे वो बहुत से थे, लेकिन उनमें से हम 3 की बात करते हैं। और ये 3 नगर हमेशा कोई ना कोई एक नगर जो है पूछा जाता है, तो इसलिए मैं अलग से 3 नगरों को लेकर आया हूँ। नाम याद कर लीजिए जल्दी से। उरक, उर और मारी। 3 बार बोलिए, उरक, उर और मारी। उरक, उर और मारी। हो गया याद। अब देखिए, हमारे से जो छूट गया था, एक शब्द ऐसा है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जिगुरात से क्या अभिप्राय है। जिगुरात, देखिए मेसोपोटामिया में भी जो लोग थे उनका अपना एक संरक्षक देवता होता था। जैसे कि हिमाचल में अगर आप देखेंगे, हर गांव में जाएंगे तो उनका एक संरक्षण देवी या देवता होता था और उसके लिए वो मंदिर भी बनाते थे। देखिए, संरक्षक देवता किस लिए होते थे कि रक्षा करना, कभी भी उनका अगर कोई मान लीजिए कोई जो है प्राकृतिक आपदा ना है, इसके लिए जो है, या फिर जो है घर जो धन धान्य से परिपूर्ण रहे, जो भी जरूरत हमें होती है वो हम देवी देवता से मांगते थे और इस प्रकार से हम जो है अपने आप को सेटिस्फाई रखते थे। तो ठीक उसी प्रकार से उनका भी ये संरक्षण देवता होते थे और उसी के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाते थे, मंदिर बनाते थे। लेकिन उनके मंदिर जो होते थे, देखिए ये केवल मात्र जो है एक, अब मैं कहूँ ये एक आधार है सिर्फ, इसके ऊपर मंदिर बनेगा। आप यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ने का, यहाँ से भी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए ऊपर जाते और यहाँ से मंदिर, अब उसका प्रारंभ होता था मंदिर बनाने का। कई मंजिला जो है वो मंदिर होता था और लगभग ये 100 से 150 फीट ऊंचा। और उस समय सोचिए, अभी की बात नहीं कर रहे भाई, हम बात कर रहे हैं 4-5-4.5 हज़ार वर्ष पहले की बात करें। तो सोचिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाना, और इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है भाई जिगुरात, है ना। मतलब जो संरक्षक देवता के लिए मंदिर बनाया जाता उसे जिगुरात कहा जाता था। लेकिन सोच लें, अभी और बात कर लेते हैं कि ये जो बनाया कैसे जाता और क्या होता था इसमें। देखिए, चबूतरे के ऊपर जहाँ पहाड़ी होती थी वहाँ चबूतरा बनाने की आवश्यकता नहीं रहती थी, लेकिन जहाँ पर मैदानी हिस्सा होता था वहाँ जो है इस तरह का चबूतरा बनाया जाता था और फिर मंदिर बनाया जाता था। और इसमें भंडार गृह भी होता था, याद रखना है, भंडार गृह, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को रखा जाता था। इसके अलावा भी कार्यालय, जो प्रशासनिक जो केंद्र ये माना जाता था और यहीं से प्रशासन का कार्य भी चलते थे, इसलिए जो है जो भवन होते थे उसमें ये कार्य भी किया जाता था। इसके अलावा और भी कि जो सबसे ऊंची जो मंजिल होती थी वही देवता की होती थी, वो उसका निवास स्थान होता था। सबसे ऊंची मंजिल, जैसे आज भी करते हैं इसी तरह से। यहाँ बैठकर जो है ज्योतिषी जो होते थे वो ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन करते थे। तो ये पढ़ा हमने जिगुरात के बारे में। अगर अब बढ़ते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, उरक, उर और मारी। याद हो गया आपको, नाम सही है। देखिए, मेसोपोटामिया में नगरीकरण जो शुरू हुआ वो 3000 ईसा पूर्व में हुआ, और वही नदियों के आसपास। नदियां कौन थी? दजला और फ्रात, के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। देखिए, हर जगह, क्योंकि पानी इतना इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में, लोग कैसे सबसे पहले पानी की ही तलाश में सबसे पहले निकलते हैं और पानी जहां मिल जाता है वहां रेस्ट करते थे। अब क्या हुआ, रेस्ट इन्होंने अब जो है, क्योंकि घुमक्कड़ जीवन जीना बंद कर दिया और बाद में झोंपड़ी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि कृषि शुरू हो गई। कृषि में क्या हुआ, सरप्लस अनाज पैदा हुआ। सरप्लस अनाज पैदा हुआ तो हमने बेचना शुरू किया और इस तरह से जो है व्यापार शुरू हुआ। व्यापार से जो है नगरीकरण हुआ। तो ये प्रक्रिया जो है मेसोपोटामिया में हो चुकी थी और ये 3000 ईसा पूर्व में जाके नगरीकरण जो प्रारंभ हुआ। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व में। अब आता है, इनका पहला शहर था, उसका नाम था उरुक। लेकिन हाँ, फिर से मैं याद दिला दूं, पहले मैंने पिछले कल में 2 सभ्यताओं की बात करी थी। एक अपनी सभ्यता थी जिसका नाम था, यस बताएं, सिंधु घाटी की सभ्यता। और किस नदी के किनारे बसी हुई थी? बिल्कुल सही, सिंधु नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे। एक और सभ्यता, विश्व की महान सभ्यता के बारे में बात की थी मैंने, वो सभ्यता थी, यस बिल्कुल सही, वो सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। और वो विश्व की सबसे बड़ी नदी के किनारे बसा हुआ शहर जो मिला है, कौन सा है, कौन सी नदी है? यस बिल्कुल ठीक है, नील नदी। अब बढ़ते हैं उरक। देखिए, उरक जो है मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर था, सबसे प्राचीन नगर, ये पहली विशेषता। आधुनिक इराक अगर बात करें, ये बगदाद है, इसकी राजधानी का नाम है बगदाद, है ना। और बगदाद से ये देखिए लिखा क्या है, दक्षिण पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व। कल मैंने बताया था आपको दिशाएं, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण। अब ये बोल रहा भी दक्षिण पूर्व, तो ऐसी दिशा कहाँ बनेगी? इन दोनों के बीच में। ये दक्षिण भी हुआ और पूर्व भी हुआ, तो भी इस तरफ को देखेंगे तो ये आपका आता है उरक नगर। ठीक है, फरात नदी के किनारे पर बसा हुआ उरक नगर, और ये बगदाद से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्लियर हो गया, ये होगी स्थिति। अब बात करते हैं कि
ये जो शहर था ये 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था और उसमें विश्व के, याद रखना, विश्व के सबसे बड़े विशाल नगरों में इसकी गणना जो है वो की जाती थी। और अगर हम अपने सिंधु घाटी के दूसरे बड़े नगर जो मोहनजोदड़ो था उसके साथ जो है इसको कंपेयर करते हैं तो इसका क्षेत्र जो है वो 2 गुना था। मतलब मोहनजोदड़ो का 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था और ये 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और आगे चलकर ये और बड़ा होता गया और इस प्रकार से ये 400 हेक्टेयर में फैल गया। किसकी बात करें हम? उरुक नगर की। आगे और पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना जो है, देखिए 2 तरह से आपने याद रखना है, एक तो स्थापना किसने करी थी और महान शासक वहाँ का कौन था। तो स्थापना करने वाले थे सुमेरिया के प्रसिद्ध शासक एनमर्कर, याद रखना एनमर्कर ने इसकी स्थापना की थी और उसने इस नगर में प्रसिद्ध ईना देवी का मंदिर बनाया था। इनकी जो कुल देवी थी उनका नाम था ईना देवी, है ना, ठीक है, तो याद रखना ईना देवी, ये रखने वाली याद है। अब बातें आती है कि प्रसिद्ध जो शासक था वो था गिलगैमेश। गिलगैमेश कई बार पूछा गया है। तो गिलगैमेश ने काम क्या किया था, इसने अपनी राजधानी इस नगर को घोषित किया, उरक नगर को अपनी राजधानी बनाया। अब जब राजधानी बन जाता है तो वो इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है, तो उसके लिए जो उसकी सुरक्षा के लिए जो 4 दीवारी का काम भी किसने करवाया था? गिलगैमेश ने करवाया था, ठीक है। और उरक नगर किसके लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंस किसकी क्या है इसकी, कि ये मूर्तिकला का क्षेत्र हो, चाहे वास्तुकला का हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, ये सभी के लिए जो मशहूर था। प्रौद्योगिकी की बात करें, देखिए प्रौद्योगिकी में यहाँ लिखा है चाक। चाक का मतलब क्या हुई, जब मशीनीकरण शुरू हुआ बनाने के लिए, और मशीन पहली मशीन उनकी क्या थी? चाक भी। चाक का जो गोला सा घूमता है चक्र जो है चाक, जिसके ऊपर बर्तन बनते थे भाई, है ना। तो बर्तन जो है बनाने से क्या, देखिए कितने सुंदर बर्तन जो है अब वो बनने लगे थे, जो पहले इस तरह के नहीं होते। तो ये बर्तन उनके द्वारा ही बनाए गए थे, अलग अलग तरह के बर्तन। कि ये जो प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है, मूर्तिकला है, देखिए इसका एग्जाम्पल और मिलता है। ये तो हुए उनके बर्तन। एक वारका शीश की बात कर लेते हैं। वारका शीश देखिए, वारका हेड इंग्लिश में कहा जाता है, वारका हेड। ये भाई 4,500 या 4,000 वर्ष पुराना जो है इसी नगर में, उरक नगर में मिला है ना। और ये मुखौटा है किससे? सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि एकदम से पता लग जाता है कि ये जेंट्स के नहीं, किसी लेडी की जो है वो मुखौटा बनाया गया है। और देखिए कितना सुंदर बनाया गया, हर एक चीज़, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो आईब्रो हो, चाहे नोज़ हो, लिप्स हो, कान हो, इतना सुंदर तरीके से घड़ा है इसको, जैसे लगता है कि हूबहू अभी जैसे बोलना शुरू कर देगा, है ना, ऐसा है। तो इसको देखते हुए ही जो है, जो मॉडर्न टाइम में जो है एक पिक्चर बनी थी, आपको याद होगा, इतालवी के जो चित्रकार थे जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटिंग बनाई थी, मशहूर पेंटिंग, जिसका नाम था मोनालिसा। ये मोनालिसा की इतनी खूबसूरत पेंटिंग थी, कई हज़ारों जो है तस्वीरें इसकी जो है बिक गई धड़ाधड़ करके। लेकिन जो ओरिजिनल पेंटिंग थी उसको देखिए, जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ तो उसको लेकर भी आपस में संघर्ष हुआ और उसे जर्मनी लेके चला गया। तो इस तरह से ये मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कितनी, और उसके साथ इसकी गणना किया जाना, तुलना किया जाना, और वो भी 5,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं हम। तो इसकी जो शोभा है या इसका जो मूल्य है वो कितना बढ़ जाता है ना। तो आप सोच सकते हैं कितना सुंदर ये नमूना है इस सभ्यता का। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दूसरा जो नगर है वो है उरनगर। उरनगर में अगर इससे पहले जाऊं तो आपको यही बिल्डिंग मैंने जो पीछे आपको दिखाई गई थी, जिनको कहा जाता था जिगुरात, और ये किस नगर से मिली है? उरनगर का ये जिगुरात, है ना, ठीक है। और कौन से देवता के लिए बनाया गया था उसके बारे में हम साथ साथ ही पढ़ेंगे। देखिए यह अन्य प्राचीन नगरों की ही तरह जो है प्राचीन नगर था, और यह बगदाद से 300, याद रखना बगदाद से 300, और ये वही डायरेक्शन है, हम जा रहे हैं दक्षिण पूर्व की तरफ ही जा रहे हैं, और ये बगदाद रहेगा दक्षिण पूर्व की तरफ, यही पड़ा, और ये उरनगर बन गया हमें, ये बड़ा उरनगर। लेकिन ये फरात नदी से नज़दीक नहीं था, ये दूर बसा हुआ था। और कितने दूर? लगभग 15 किलोमीटर दूर जो है ये स्थित था, और ये बगदाद से 300 किलोमीटर, याद रखना। तो इसका अगर मैं बोलूँ उर और फरात के बीच में दूरी, सॉरी उर और उरक के बीच में दूरी, तो वो 50 किलोमीटर की बैठती है। तो ये होगी स्थिति। अब बात करते हैं कि इस नगर की जो खुदाई की गई थी वो J.E. टेलर के द्वारा में 1854 और 55 ईस्वी में की गई थी। भारतवर्ष में उसमें जो प्रथम जो रेलवे लाइन थी मुंबई से थाना, वो बिछा चुके थे। तो ये उससे संबंधित उस समय वहाँ पर जो है वो खुदाई हो रही थी। इस नगर की जो स्थापना थी वो प्रथम राजवंश के शासक जो है मेशनीदीप, याद रखना मेशनीदीप ने लगभग 2670 ईसा पूर्व में जो है की थी। और जिन राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया उसमें सबसे जो प्रमुख थे वो थे चाल्दी राजवंश।
और सबसे प्रसिद्ध शासक भी हुई थे उस समय, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस भी हुई। और बाद में 550 ईसा पूर्व में जाकर इसका जो है पतन हो गया, इस नगर का पतन भी हो गया। जो चीज़ ऊपर उठती है वो नीचे भी जाती है, तो पतन हर चीज़ का है। खुदाई से पता चलता है कि इसमें नगर योजना का पालन नहीं किया गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है। हम अपनी सभ्यता के साथ भी इसको कंपेयर साथ साथ करते रहे हैं कि हमारे जो सभ्यता, अगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा को देखेंगे तो वहाँ पर जो शहर बसाया गया, ये इसका जो है एक चित्र जो है दिया गया, आर्किटेक्चर चित्र जो है। तो इस तरह से जो अगर देखेंगे ये सड़क, प्रमुख सड़क है, कहीं से चौड़ी है, कहीं से टेढ़ी है, मेढ़ी है, इस तरह से। लेकिन हमारे अगर आप देखेंगे मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा के, तो उनकी जो सड़कें थी वो बहुत चौड़ी होती थी। एक जगह तो 10 मीटर भी मिली है। 10 मीटर का मतलब लगभग 34 के फीट के करीब, लगभग 34 फीट। तो 34 फीट तो आज भी सड़कें नहीं बनती है। तो हम तो बात कर रहे हैं 4-5 हज़ार वर्ष पूर्व की, पहले की। तो भाई इतना समकोण के ऊपर जाना, कटना, आज जैसे चंडीगढ़ बसा है वैसे ही जो उस समय जो मोहनजोदड़ो बसा हुआ था या हड़प्पा बसा हुआ था, तो वो तो हुआ वैज्ञानिक तरीका। लेकिन ये कहता है कि ये जो शहर था ऐसे नहीं बसा हुआ था। इसकी जो गलियां थी वो संकरी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। और इसलिए क्या होता है, जो पहिए वाली गाड़ियां होती थी ना, जो बैलगाड़ी भी हो सकती है या जो गधे से खींचने वाले, क्योंकि उनके जीवन में गधा जो है सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए इसके बारे में हमने पीछे बात नहीं करी। शब्द जब हम बोलते हैं ना गधा, तो हम उसका महत्व खो देते हैं। लेकिन अगर इस सभ्यता की बात करते हैं हम, तो जो चीज़ें होती थी ना वो गधे पर ही लाद कर लाया जाता था। तो ये जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क हुआ है ना, इन्हीं गधों के ऊपर लाद कर जो इतना बड़ा जो भव्यता जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भव्यता उसी पर ही आधारित है, इसी का परिश्रम उसमें शामिल है। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ की जो सड़कें थी, तो तभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो शब्द है ना, इसका जो शब्द जो अपना खो गया है, जो अपना अर्थ ही खो गया, उसका महत्व जरूर समझ लेना है कि ये निर्माण उसी के पीठ के ऊपर हुआ है। तो ये पढ़ा हमने उर नगर के थोड़े के बारे में, और थोड़ा और पढ़ रह जाता है कि नगर में निकासी के लिए जो है नालियों की व्यवस्था भी नहीं थी। भाई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में नालियों की बड़े सुंदर तरीके से व्यवस्था की गई थी। छोटी नालियाँ, फिर बड़ी में जाकर, फिर उससे बड़ी जाकर नालों में चले जाता था। गंदगी, बिल्कुल साफ सुथरा शहर, मतलब साफ सुथरे लोग रहा करते थे। लेकिन यहाँ से नहीं लगता है भाई पता। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो बाहर जो नालियाँ बनी हुई थी वो कूड़े से फेंक कर अपने घर का कूड़ा निकाला, दे नाली में डाल दिया, जैसे आज भी व्यवस्था स्थापित है, और बहुत गलत तरीका है। तो जो नालियों की जो सतह हैं वो क्या कि उससे ऊंची उठ गई है ना। तो ऐसे साक्ष्य मिलेंगे, नालियाँ दब गई थी और ऊंची हो गई थी। और एक और चीज़ें आती है कि घरों के अंदर जो रोशनी थी वो खिड़कियों से नहीं आती थी। देखिए हमारे रोशनदान होते थे, इनकी खिड़कियां भी नहीं होती थी। तो अब जो रोशनी आती थी केवल दरवाजे खुलते थे, तभी रोशनी अंदर जाती थी। और जो दरवाजे होते वो बाहर की तरफ, गली की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि वो अंदर जो कमरा होता था, आंगन होता था, उसके अंदर की तरफ वो खुलते थे। तो भाई इसके लिए उनके 2 अंधविश्वास जो प्रचलित थे उस समय। एक तो ये माना जाता था कि भाई दहलीज जो दरवाजे की जो माना जाता है, तो उसकी दहलीज अगर ऊपर उठी हुई हो तो उससे क्या होता है कि धन दौलत जो प्राप्त होता है। ये इनका अंधविश्वास था और ऐसा वो करते थे। दूसरा जो था वो मानते कि अगर दरवाज़ा जो है अंदर की तरफ खुले, दूसरों के घरों की तरफ ना खुले, तो उससे क्या होता है कि सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस तरह के बहुत सारे अंधविश्वास जो है प्रचलित जैसे हमारी सभ्यता में भी थे। लेकिन और जो अंधविश्वास की बात करेंगे, जो बहुत ही बड़ा अंधविश्वास था, जिसे कहेंगे महाअंधविश्वास। तो देखिए महाअंधविश्वास क्या था कि शाही कब्रिस्तान मिला है। ये शाही कब्रिस्तान है जी, जहाँ पर राजाओं और रानियों की, 16 राजाओं और रानियों की जो कब्रें मिली है। देखिए इनको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी ना, जो सुंदर इनके गहने होते थे, कुछ चीज़ें, सोना चांदी, बहुमूल्य वस्त्र, उनको तो दफनाया ही जाता था। लेकिन इनके अतिरिक्त इनके साथ किसको, भाई देखिए राजा का राज दरबारी, सैनिक, संगीतकार, सेवक, खाने पीने की वस्तु, भाई सब कुछ डाल दिया जाता था। और जो मर गया उसमें प्राण नहीं, उसको दबा दिया, लेकिन जिसमें प्राण थे उनको भी दबा दिया। तो कितना बुरी बात थी ये, कितना बड़ा महा अंधविश्वास था ये, ऐसा लोग करते थे ना। तो इस प्रकार से शवों को दफनाना और इनके साथ ये चीज़ें डालना, क्यों किया जाता था भाई? वैसे ही जैसे हमारा भी था कि जो है मरने के पश्चात का भी जीवन है, उसे उसके पश्चात भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती, इसलिए इन चीज़ों को उसके साथ दफना दिया जाता था। और देखिए यहाँ एक नगर के प्रमुख देवता जो है, जिसकी बात मैंने किया था, जो बना था जिगुरातो, किसके लिए बना था भाई? नन्ना के लिए। याद रखना, इनका जो देवता था उनका नाम था नन्ना। इससे पहले हम बात करी थी, उसका नाम था इन्ना, अब आ रहा नन्ना। तो नन्ना इनके देवता था। जो इन्ना थी वो देवी थी, नन्ना जो है देवता था। और ये नन्ना किसके थे? किसका प्रतिरूप थे? चंद्र देवता का, है ना, जिसको चांद कहा जाता है, चंद्र देवता के प्रतिरूप के तौर पर माना जाता था। ये पढ़ लिया हमने दूसरा बड़ा नगर। अब तीसरा बड़ा नगर वो है मारी। देखिए मारी जो है इन शहरों के बाद बसा। 2000 ईसा पूर्व के पश्चात ही इसका जो है वो निर्माण जो शुरू हुआ या ये बसा।
और बसाने में क्या है, एमोराइड वंश के जो शासक थे उन्होंने इसको राजधानी बनाया, क्योंकि और राजधानी तभी बनता है जब वहाँ पे महत्वपूर्ण जगह बन जाती है और राजा के आने से और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। 1933 ईस्वी में मारी का उत्खनन जो है फ्रांसीसी पुरातत्वविदों द्वारा जो है आरंभ किया गया था। और मारी में लोग जो है, जो व्यवसाय था खेती और पशुपालन, अगर हम नगर की बात छोड़ दें, नगर में व्यवसाय कुछ दूसरी तरह के चलते हैं, लेकिन जो खेती और पशुपालन का कार्य है वो नगर से बाहर के चलते। तो अधिकतर जो उस साम्राज्य के जो लोग थे वो कैसे थे, जो बाहर के थे, क्या करते थे, वे पशुपालन और खेती का काम जो करते थे। देखिए, एक तो थे किसान वर्ग जो खेती करता था, लेकिन कुछ लोग थे जो पशुपालन करते थे, उनको किसान नहीं बोलेंगे, उनको उस समय कहा जाता था गडरिया, क्योंकि वो आज देखिए अगर हिमाचल की बात करें तो चंबा से बहुत सारे लोग इस तरह के भेड़ बकरियों के साथ आते हैं, उनको भी हम गडरिया कहते हैं ना, मतलब जो भेड़ बकरियों को चराने वाला। तो ऐसे ही इनके समाज में भी गडरिया जो हुआ करते थे, और उनके साथ जो है किसानों का संघर्ष वहाँ बना रहता था, क्योंकि ये किसानों की फसलें जो चरवा देते थे या फिर उनके खेत में से ही ले जाने के लिए, पानी पीने के लिए जो है उनके खेतों से चले जाते, तो इस प्रकार से इनमें आपस में संघर्ष बना रहता था। और मारी के राजा जो थे वो मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का बहुत आदर करते थे। ये सभी जगह था, आपने उरुक पढ़ा, उर में पढ़ा, सभी जगह ऐसा था। तो ये भी सम्मान करते हो। इनका भी अपना एक देवता था जिसका नाम था डैगन। अब तीसरा देवता आ गया भाई, देखे ना, मारी में था डैगन। सबसे पहले हमने उरु किया, उरुक में था देवी जिसका नाम था ईना, फिर हमने किया उर जिसमें था नन्ना देवता जो चंद्र देवता थे, और अब जो है हम कर रहे हैं डैगन। तो इसके लिए भी जो है वो एक बड़ा भव्य विशाल मंदिर जो है निर्माण करवाया गया। मारी के जो प्रसिद्ध शासक की बात कर लेते हैं, जिमरिलिम। ये जो जिमरिलिम जो थे ये इसके लिए जाने जाते क्योंकि उन्होंने सबसे विशाल राजमहल का निर्माण जो है करवाया था अपने लिए, और ये 2.4 हेक्टेयर में केवल मात्र, हम ये करेंगे कि केवल महल के लिए ही इतनी बड़ी भूमिका, तो इसका मतलब कितना बड़ा ये महल हुआ होगा। 2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ था, और 260 कमरे थे भाई, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी रहते हैं बहुत सारे कमरों में, वैसे ही 260 कमरों का महल इनके पास हुआ करता था। और केवल विशाल ही नहीं था, याद रखना, ये केवल विशाल ही नहीं था, ये सुंदर भी था, अति सुंदर था। और सुंदर किस तरह से, अलग अलग कलर्स के जो पत्थर थे उनके साथ जो इसको सुसज्जित किया गया था। ये जो नगर था व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। देखिए, प्रसिद्धि तभी होगी ना, तो महल तभी बनेंगे जब उसका आय, इनकम का सोर्स होगा वो अधिक हो। इसका मतलब इनका जो व्यापार था वो काफ़ी समृद्ध था। और देखिए, केवल ये मेसोपोटामिया के नगरों के साथ ही इनका व्यापार नहीं होता था, ये भाई विदेशों के साथ भी व्यापार करते। किन किन देशों के साथ? तुर्की, सीरिया, लेबनान, ईरान, इन देशों के साथ इनका व्यापार होता था। और मारी में जितना भी जो सब जहाज आते थे, उन जहाज़ों की जांच जो है करवाई जाती थी, और उन जो भी माल होता था उसकी कीमत का 10% ये प्रभार टैक्स के तौर पर वसूल करते थे। तो भाई सोच सकते हैं उस समय 10% टैक्स लिया जाना। आज जो है मोदी जी जो टैक्स ले रहे हैं सॉरी 18% जो है जीएसटी ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं उस समय इतना बड़ा कर लिया जाना। तो लोग समृद्ध थे इसलिए टैक्स जो लिया जाता था, और इससे समृद्धि आई इसमें नगरों में, शहरों में। अब देखेंगे आप इनके, अगर मूर्तिकला को देखना चाहेंगे तो ये एक जो है प्रमाण है, किसकी है, ये प्राइस की बनी है। इनके जो पुजारी होते थे उनकी जो मूर्ति मिली है, देखिए कितने सुंदर तरीके से। लेकिन जब आप देखो तो ये देखो कि 5000 वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं। तो ये थे 3 नगर। आशा करता हूँ आपने बड़े अच्छे से इसको समझ लिया होगा। और ये 3 नंबर के लिए या 5 नंबर के लिए तो नहीं आता, 3 नंबर के लिए ज़्यादा का प्रश्न आता है, तो आपने ये कर लेना है। अब बात करता है आपसे रिलेटेड बात। हमेशा याद रखें कि जो लोग धन जुटाने से ज़्यादा लोगों का प्यार जुटाने में लगे रहते हैं, वो लोग सही मायने में अमीर होते हैं, सही मायने में अमीर होते हैं। और ऐसे लोग यदि आपके आसपास हों और यदि घरों में हों, तो याद रखना ये वही लोग हैं जिनसे समाज चलता है। जो अच्छाई के गुण अभी बचे हैं ना, वो इन लोगों के ही कारण है। तो जब कभी भी ऐसे लोग मिले तो उनको सम्मान की दृष्टि से देखें। वैसे ऐसे होता नहीं है, क्योंकि लोग आज सम्मान केवल धन दौलत को देते हैं। तो आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले पार्ट में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू।